हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था। इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, किस प्रकार से हमें इतिहास के बारे में, उसकी पहले की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, पाषाण काल और ताम्रकाल, इन सभी चीज़ों के बारे में इसकी पहले क्लास में हमने कर लिया है। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा था? तो एक था प्रागैतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो इस काल में मानव किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं थे। क्या था प्रागैतिहासिक काल में? मानव जो होते थे यानी कि आदि मानव। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव आते थे यानी पहले के मानव। तो उस समय जो लोग थे, मानव थे, आदि मानव जो थे, वो लोग लेखन कला से और लिपि से, इन सभी चीज़ों से परिचित नहीं थे। लेकिन आर्य ऐतिहासिक काल में क्या हो गया? आध यानी कि आधा, अब उसे आधा नॉलेज हो गया, यानी वो ये समझने लगे कि लिपियाँ है, ये लिपियों को समझने लगे, लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं आता था उन लिपियों को। क्लियर? अब ऐतिहासिक काल में क्या होने लगा? ऐतिहासिक काल यानी कि अब हमें उसकी पूरी नॉलेज होने लगी, पूरे इतिहास का पता चलने लगा। यानी अब जो मानव थे वो लोग लिपियों को भी पढ़ने लगे, लिपियों को समझने लगे, वो उन चीज़ों को लिखना भी सीख लिए। क्लियर है? तो वो आता है आपका ऐतिहासिक काल में। अब आपका जो प्रागैतिहासिक काल था उसे 2 भागों में बांटा गया था। एक था पाषाण काल और एक था ताम्रकाल। अब पाषाण काल और ताम्रकाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आर्य ऐतिहासिक को देखिए। अब आर्य ऐतिहासिक काल में आपका हड़प्पा और सिंधु सभ्यता आ जाता है। तो आज जो है हमें हड़प्पा और सिंधु सभ्यता को ही पढ़ना है। और आपके ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग आज पढ़ेंगे हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में। तो यहाँ देखिए, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब सिंधु सभ्यता जो है उसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, किन कारणों से? क्योंकि यह सभ्यता जो थी, ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, ये सबसे पहले कहाँ से मिली थी? तो सिंधु नदी की घाटी के किनारे मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसकी सबसे पहले जानकारी जो है वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता, बहुत कोई कंफ्यूज रहते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता जो है ये दोनों अलग है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। पहले इसे कहा जाता था सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि ये सिंधु घाटी के किनारे मिली है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये सबसे पहले जानकारी जो है इस खुदाई के दौरान, यानी हड़प्पा की जब खुदाई होना शुरू हुआ उस टाइम जो है यहाँ से बहुत कुछ मिली, और उस समय से ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी की सभ्यता जाना जाने लगा। पहले क्या होता था, ये पता कैसे चला? तो पहले के लोग तो जानते थे ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ अवशेष जो है उन्हें वहाँ से मिलना शुरू हो गए थे। हड़प्पा घाटी की जो सभ्यता है, हड़प्पा से वहाँ से कुछ अवशेष मिलना शुरू हुए। वहाँ के लोग क्या करते थे? वहाँ के लोग अंदर से ईंटें निकाल के अपने घर बना रहे थे। तो इस प्रकार से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पे कुछ है, और उन्होंने क्या किया? वहाँ हड़प्पा जा करके उन्होंने खुदाई करना शुरू कर दिया, और वहाँ से उन्हें वो अवशेष मिलना शुरू हो गए। और बहुत ही जगहों से, और भी जगहों से मिले थे अवशेष। लेकिन क्या हुआ? सबसे पहला जो खुदाई हुआ था, सबसे पहले जो जानकारी यानी हड़प्पा की जो खुदाई थी वो हड़प्पा में ही हुई थी। क्लियर है? सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा से, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले खुदाई के कारण, वहाँ से मिलने के कारण उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, यानी कि सबसे पहले जो है प्रथम बार नगरों का उदय जो है वो यहीं पे होने लगा था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में होने लगा, इसलिए इसे
पहली शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब है हड़प्पा की खोज जो है किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 में की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन कौन थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जो थे वो लोग मुख्य निवासी थे सिंधु सभ्यता के। अब यहाँ देखिए इसकी खोज तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी। लेकिन चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। क्या हुआ था, 1826 में चार्ल्स मेसन ने इन्होंने सबसे पहले जो है जानकारी दी थी, चार्ल्स मेसन ने दी थी 1826 में। और ये जानकारी किसे दी थी, तो सबसे पहले इन्हें जानकारी मिला कि वहाँ जो हड़प्पा है वहाँ से कुछ ईंटें निकाले जा रहे हैं, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ घरों में उसका उपयोग कर रहे हैं वहाँ से ईंटें निकाल के। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1921 में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे कौन थे, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। अब इन्हें जानकारी दी। तो चार्ल्स मार्शल ने क्या किया, सर जॉन मार्शल को इसकी जानकारी दी जो उस समय वहाँ के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अब उनके द्वारा जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को ये चीज़ बताया गया और उसके बाद क्या हुआ, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उन्हें खुदाई के द्वारा जो है सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। क्लियर है। अब इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्य निवासी तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जो कोई विचार है या फिर कोई भी अवधारणा है उसे व्यक्त करना भाव चित्रात्मक था, यानी विचार को और अवधारणाओं को वो व्यक्त करते थे। और ये लिपि जो है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर है यहाँ तक। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर ये सभ्यता जो है मिली थी, इसलिए से इसका नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी सबसे पहले जानकारी जो है वो हड़प्पा की खुदाई के द्वारा जो है इस सभ्यता का पता चला, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। क्लियर है। बहुत जगहों से मिले थे इसके अवशेष, लेकिन सबसे पहले जो खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए वो हड़प्पा से हुए थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास कब से कब तक था, तो 2500 से 1750 ईस्वी तक। अब सिंधु घाटी जो है वो विश्व की सबसे पहले शहरी सभ्यता थी और इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 में की थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय इसके निवासी थे। और इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पूछे या फिर आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का लिपि पूछे, कैसा था, तो भाव चित्रात्मक था, यानी अपने विचार को अपने अवधारणा को व्यक्त करना। तो ये लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। क्लियर है यहाँ तक। तो हड़प्पा सभ्यता से किन किन चीज़ों के अवशेष प्राप्त हुए थे, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ था, अन्नागार प्राप्त हुआ था, ताबूत प्राप्त हुआ था जिसमें मृतक को रखा जाता था, कब्रिस्तान जिसे RH-37 के नाम से जाना जाता है वो प्राप्त हुआ था, लकड़ी की ओखलियाँ प्राप्त हुई थी, मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी और साथ ही हाथी की खोपड़ियाँ प्राप्त हुई थी और एक सींग वाले जो जानवर होते हैं वो प्राप्त हुए थे। ये सब जो है आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो जहाँ भी आपका हड़प्पा सभ्यता का नाम आए, किन किन चीज़ों के अवशेष वहाँ पे मिले हैं तो आप याद रखिएगा। श्रमिक आवास वहाँ से मिले हैं, अन्नागार वहाँ से प्राप्त हुए हैं और साथ ही आपका कब्रिस्तान जिसे RH-37 के नाम से जाना जाता है और आपका ताबूत प्राप्त हुआ है, मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, मातृ देवी की मूर्तियाँ है वो प्राप्त हुई है, एक सींग वाले जानवर प्राप्त हुए हैं, हाथी के खोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। ये सब चीज़ जो है वो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुई है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार, यानी सिंधु सभ्यता जो था वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, उन चीज़ों को समझते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो था वो उत्तरी सीमा में कहाँ तक था, मांडा तक, यानी कि जो कि जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे है। कौन, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ देख लीजिए आपका उत्तरी सीमा है, ये आपका उत्तरी सीमा है, यहाँ पे क्या है, मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। अब देखिए दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा में क्या है, दक्षिणी सीमा में क्या है, दक्षिणी सीमा में देमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। तो कहाँ है दक्षिणी सीमा में आपका, ये आपका क्या है, ये आपका दक्षिण है। तो दक्षिण सीमा में देमाबाद है और
पूर्वी सीमा, अब पूर्वी सीमा में क्या है तो आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्या है आपका पूर्वी सीमा में, ये आपका पूरब है, तो पूर्वी सीमा में क्या है तो आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिडन नदी के किनारे है। पश्चिमी सीमा, अब आपका ये पश्चिमी सीमा है। अब पश्चिमी सीमा में क्या है सुतकानगोंडोर जो कि बलूचिस्तान में है और दासक नदी के किनारे है। क्लियर है। आपका उत्तरी सीमा, ये आपका उत्तरी सीमा है। उत्तरी सीमा में क्या है तो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। आपके दक्षिणी सीमा में क्या है, दक्षिणी सीमा में देमादवाद है जो कि महाराष्ट्र में है। और पूर्वी सीमा में क्या है, पूर्वी सीमा में आपका आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे है। अब पश्चिमी सीमा, अब यहाँ आपका पश्चिमी सीमा है, तो पश्चिमी सीमा में क्या है तो सुतकानगोंडोर है जो कि बलूचिस्तान में है और दसक नदी के किनारे है। यानी कि अगर आप इन तीनों को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन तीनों को मिलाने पे क्या हो रहा है, ये एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुजाकार आकार बन रहा है। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है तो त्रिभुजाकार आकार है। किस प्रकार से पता चलता है तो यहाँ देखिए आपका ऊपर क्या है, उत्तर में मांडा है, दक्षिण में क्या है आपका देमादवाद है, पूर्वी में क्या है आपका आलमगीरपुर है और पश्चिमी में क्या है तो गोंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये सब मिलके क्या कर रहा है, एक त्रिभुजाकार आकार जो है वो बना रहा है। क्लियर है। तो सिंधु सभ्यता जो है उसका आकार कैसा है तो उसका आकार त्रिभुजाकार है। अब यहाँ देखिए सामाजिक जीवन, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है, उनके सामाजिक जीवन जो है वो कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था, उसका स्वरूप मातृ सत्तात्मक था, यानी कि वो अपने मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, अपने मातृ देवी की पूजा करते थे। उनके मोहर होती थी, उन मोहरों पे भी देवी की उनकी तस्वीर बनी होती थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उनके मोहर पे भी उनकी देवी की तस्वीर बनी होती थी। तो ये क्या था, मातृ सत्तात्मक था और 4 वर्गों में बांटा गया था। इनका जो सामाजिक जीवन था ये 4 वर्ग में बांटा गया था। कौन कौन से थे तो एक था विद्वान वर्ग, जो कि विद्वान वर्ग का काम ही क्या है, अपने ज्ञान देना, अपना राय देना, अपना विचार देना, हर चीज़ का सॉल्यूशन देना, तो वो हो जाते थे विद्वान वर्ग। एक होता था योद्धा वर्ग जो कि किसी भी चीज़ में युद्ध के लिए आगे तैयार रहते थे। नेक्स्ट होता था व्यापारी वर्ग जिनका काम था व्यापार करना। और फोर्थ जो था वो था आपका श्रमिक वर्ग, यानी कि श्रम करना, मेहनत करना, फसल उपजाना, मतलब जितना श्रम का काम है वो सब आ जाता था आपके श्रमिक वर्ग में। क्लियर। अब देखिए भोजन, अब सिंधु घाटी की सभ्यता का भोजन किस प्रकार का होता था, किस प्रकार से ये लोग भोजन करते थे। तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे और फसल जो है ये लोग गेहूं और जौ की फसल भी करते थे। नेक्स्ट देखिए सावधान प्रणाली, यानी शवों को दफनाने की वहाँ पे किस प्रकार से प्रणाली थी, क्या प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कौन कौन से थे, एक था पूर्ण समाधान और दूसरा था आंशिक समाधान और तीसरा जो था वो था दाह संस्कार। अब पूर्ण समाधान में क्या है तो यहाँ मृतकों को कब्र में दफनाने की प्रक्रिया था, यानी कि पूर्ण समाधान यानी कि पूरे तरीके से उसका क्या करना, कब्र में उसे दफना देना। क्लियर। पूरे तरीके से उसे कब्र में दफना देना, यानी कि पूर्ण समाधान में क्या था, मृतक को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। अब आंशिक समाधान, आंशिक यानी कि उनके अंशों को या फिर आधा, क्लियर है, करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आधा या फिर उनके अंगों को, आंशिक यानी उनके अंग यानी कि उनके आधे भाग को, यानी क्या होता था मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। जब पशु पक्षी उसके बांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना दिया जाता था। आंशिक में क्या होता था, यानी आधे में क्या होता था, उसकी पूरी तरीके से क्या यहाँ पूर्ण था, यानी कि कब्र में उनको दफना देना। क्लियर है। और आंशिक में क्या था, यानी आधा, यानी जंगलों में उसको छोड़ देना है। जब उसके पूरे मांस को जब पशु पक्षी जो है वो खा लेंगे तो उनके जो हड्डी बच जाते हैं उनको दफना देना। अब दाह संस्कार, अब दाह संस्कार में तो सबको जानते हैं कि मृतक को जलाने की परंपरा होती थी। अब देखिए हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रक्रिया होती थी। दफनाना यानी कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया यानी कि पूर्ण समाधान की प्रक्रिया जो है वो हड़प्पा में होती थी। अब मोहनजोदाड़ो में क्या होता था तो यहाँ शवों को जलाने की प्रक्रिया होती थी, यानी कि दाह संस्कार होता था। मोहनजोदाड़ो में क्या होता था, दाह संस्कार होता था, यानी कि शवों को जलाया जाता था। अब कालीबंगा एवं लोथल में क्या होता था तो यहाँ पे समाधिया की प्रक्रिया होती थी, यानी उसे समाधि देना, उनके शव को समाधि देना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए नगर नियोजन। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहाँ के नगर जो है वो किस तरह होते थे।
तो सिंधु सभ्यता के जो नगर होते थे वे विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर होते थे, यानी कि अच्छे ढंग से बना हुआ, यानी वो पक्के ईंटों के बने होते थे। उनके दरवाजे जो होते थे वो मेन रोड पे नहीं खुल के वो पीछे खुलते थे। और साथ ही घरों में 3-4 जो कमरे होते थे, रसोईया घर होती थी, स्नानागार होता था, और साथ में जो बड़े घर होते थे वहाँ पे शौचालय भी होता था। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ी वाला, धोलावीर, राखीगढ़ी और कालीबंगन, इन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में किन नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी? तो मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा को, गनवाड़ी वाला को और कालीबंगन, इन्हें बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मकानों का जो निर्माण होता था वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मकान के दरवाजे कैसे होते थे? तो ये सड़कों पे नहीं खुल के पीछे जो है वो गलियों की तरफ उसके जो दरवाजे होते थे मकान के वो खुलते थे। अब सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। इन चीज को याद रखिएगा। मकान में 4-5 कमरे होते थे, आंगन होता था एक बीच में, और रसोईया घर होते थे एक कोने में, एक जगह पे स्नानागार होता था, और जो बड़े घर होते थे वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी होती थी। अब जो नलियाँ होती थी वहाँ की वो भी अच्छे ढंग से बनी होती थी, और जो छोटी नलियाँ होती थी उनसे क्या होता था, बड़े नली जो होते हैं वो कनेक्ट होते थे, और नली जो होती थी वो ढकी हुई होती थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब सिंधु सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल थे? तो पहला जो था वो था हड़प्पा। अब हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में की हुई थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। तो यहाँ देखिए इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और यह रावी नदी के तट पर जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से मिलने वाली वस्तुएं, अब हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो यहाँ से श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है, लकड़ी के ताबूत जिसमें लाशों को रखा जाता था, तो लकड़ी के ताबूत प्राप्त हुए थे, और RH-37 कब्रिस्तान, ये एक कब्रिस्तान था जिसका नाम जो है RH-37 रखा गया। क्लियर है? अब ध्यान में कैसे रखिएगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ था? तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। अब यहाँ देखिए 1921 है, ठीक है, यानी 20 के बाद क्या होगा? 21 होगा, यानी कि सबसे पहले नंबर पे कौन आया? तो हड़प्पा आया। सेकंड नंबर पे कौन आया? यानी कि 1922 में, तो 1922 में आपका मोहनजोदाड़ो आया। क्लियर है? अब इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। कहाँ है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, और साथ ही ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हड़प्पा से, कैसे ध्यान रहेगा? तो सबसे पहले हड़प्पा का जहाँ नाम आया तो श्रमिक आवास। अब श्रमिक आवास है यानी कि श्रम करने वाले मजदूर, खेती करने वाले मजदूर, यानी कि अन्नागार, अन्नों को इकट्ठा करते थे। अब अन्नागार हो गया यानी कि श्रमिक है, मजदूर है, यानी गरीब है, तो क्या हो गया? लकड़ी के ताबूत। अब उन्हें दफनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड ताबूतों को नहीं रखा जाता था, वहाँ पे उनको दफनाने के लिए लकड़ी के ताबूत को रखा जाता था। क्लियर है? तो लकड़ी के ताबूत हो गए, और कब्रिस्तान होता था। कब्रिस्तान तो RH-37 कब्रिस्तान। क्लियर है? याद रहेगा। हर चीज को कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश कीजिए। जहां आपको हड़प्पा नाम आ जाए, श्रमिक आवास। अब श्रमिक आवास है यानी कि श्रमिक क्या करते थे? तो फसलों को उपजाना, खेती करना, यानी अन्नागार भी प्राप्त होगा। अन्नों को इकट्ठा करते थे। अब अन्नों को इकट्ठा करते थे, और श्रमिक थे, मेहनती थे, यानी कि उनको दफनाने के लिए कोई स्टैंडर्ड जो है वो ताबूत नहीं होते थे, यानी कि लकड़ी के ताबूत होते थे, और साथ ही कब्रिस्तान होता था जिसका नाम जो है RH-37 रखा गया। अब हड़प्पा के मोहरों पर एक सींगी पशु का आकलन भी मिलता है। तो हड़प्पा के जो मोहर होते थे उन पे क्या मिलता था? तो एक सींग वाले जो पशु होते थे उनका आकलन वहाँ से प्राप्त होता है। अब मोहनजोदाड़ो, अब इसकी खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की तो 1921 में हुई थी, यानी कि 20 के बाद क्या होता है? पहला नंबर 21 आता है, यानी कि 1921। अब सेकंड नंबर पे 22 में कौन आ गया? तो मोहनजोदाड़ो आ गया। अब इसकी खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अब वर्तमान में यह कहाँ है? तो ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला।
अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागृह प्राप्त हुआ है, घर में कुएं होने के भी यहाँ पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं, शिल्प पर 3 मुख वाले जो देवता होते थे पशुपति नाग की मूर्ति जो है वो भी प्राप्त हुई है, और अन्नागार कांसे की बनी नर्तकी मूर्तियाँ और सबसे चौड़ी जो सड़कें होती थी वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। कैसे याद रहेगा, तो जहाँ मोहनजोदारो का नाम आ जाए यानी कि मोहनजोदारो का ही नाम आ जाए यानी कि मोहन, मन को मोहने वाला, यानी कि हो गया पुरोहित। पुरोहित यानी हमारे घर में गेस्ट का आना। अब पुरोहित आएंगे तो क्या होगा, पुरोहित आवास होगा। अब पुरोहित आवास आए, जब पुरोहित आए तो क्या होगा, स्नानागार, उन्हें सबसे पहले क्या किया जाएगा, उन्हें नहाने के लिए कहा जाएगा, उन्हें विशाल स्नानागार में भेजा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उन्हें कुएं से पानी ला के दिया जाएगा, यानी कि घर में कुएं है। अब उसके बाद क्या होगा, सिर पर 3 मुख वाले जो देवता होते थे पशुपति की मूर्ति जो है उनकी पूजन के लिए बोला जाएगा। अब उनका पूजन हो गया, अब ये जो फिर क्या होगा, पूजा पाठ करने के बाद कोई क्या करता है, तो भोजन करता है, यानी कि वहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, कांसे की बनी नर्तकी, यानी कि थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है, तो कांसे की बनी नर्तकी की जो मूर्ति होती है वो प्राप्त हुई है। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद क्या किया जाता है, तो टहलने के लिए निकला जाता है, यानी कि सबसे बड़ी चौड़ी सड़क जो है वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। क्लियर है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ और भी प्रमुख स्थल है जो बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है सिंधु घाटी सभ्यता के, उसे भी कल के क्लास में करवाया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।